हेलो गाइज, वेलकम टू यूपीएससी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम चोल काल के प्रशासन को ट्रिक और कोरिलेशन के माध्यम से याद करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों कि दक्षिण भारत की जो शब्दावली है वो काफ़ी कठिन होती है और हमें आसानी से याद नहीं हो पाती। पर इस वीडियो के बाद में आपको ज़िंदगी में कभी भी चोल काल के प्रशासन को याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। मैं सब कुछ एक ही बार में हमेशा के लिए याद करवा दूंगा और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि YouTube पर अवेलेबल ही नहीं है ट्रिक के माध्यम से। इस वजह से इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखना, एक एक बात जो मैं बोल रहा हूँ उस पर फोकस करिएगा और ये कभी भी आप नहीं भूलोगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, चोलकालीन सरकारी अधिकारियों को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पेरू नंदनम ये उच्च श्रेणी थी अधिकारियों की और शीरू नंदनम ये निम्न श्रेणी थी सरकारी अधिकारियों की। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोलकालीन सरकारी अधिकारियों की निम्न श्रेणी को किस नाम से जाना जाता था। हमें कंफ्यूजन होता है, याद नहीं कर पाते तो, लेकिन आज के बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मैं याद करवाने वाला हूँ। देखो भाई, क्या है, पेरू नंदनम ये उच्च श्रेणी थी। कैसे याद करेंगे? तो भैया यहाँ पर क्या लिखा है, पेरू। और पेरू दोस्तों एक फल होता है जिसको हम अमरूद भी बोलते हैं, है ना। और पेरू जो है दोस्तों वो कहाँ पर लगता है, ऊंचाई पर लगता है ना। ऐसा तो नहीं है ना जमीन पर पड़ा हो। पेरू से क्या हो गया, पेरू नंदनम। और पेरू कहाँ लगता है दोस्तों, ऊंचाई पर, यानी उच्च श्रेणी के अधिकारी। एक बार फिर बताता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा है, पेरू। पेरू से क्या हो गया अपना, पेरू नंदनम। और पेरू कहाँ लगता है दोस्तों, पेरू का फल ऊंचाई पर यानी उच्च श्रेणी। तो पेरू नंदनम कौन सी श्रेणी थी भैया, अधिकारियों की उच्च श्रेणी। इसके बाद है शीरू नंदनम, ये अधिकारियों की निम्न श्रेणी थी। कैसे याद करेंगे भैया? देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा है, शेरू। तो शेरू से आप समझ सकते हैं एक कुत्ता होता है, कुत्ते को नाम दे देते हैं ना हम लोग शेरू। तो शेरू जो है दोस्तों वो निम्न श्रेणी का होता है। जब भी गाली देना हो हम क्या बोलते हैं, अबे कुत्ते निकल, इसी तरह से बोलते हैं ना। तो शेरू से क्या हो गया, शेरू नंदनम। और शेरू क्या होता है भैया, निम्न श्रेणी का। शेरू से क्या हो गया, शेरू नंदनम। और शेरू क्या होता है दोस्तों, निम्न श्रेणी का होता है। कुत्ता निम्न श्रेणी का ही तो होता है। तो इस तरह से अब आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी पूछ ले कि भाई उच्च श्रेणी का अधिकारी क्या होता है, तो तुरंत क्लिक होगा कि ऊंचाई पर तो पेरू लगते हैं, तो पेरू नंदनम। पूछेगा कि निम्न श्रेणी के अधिकारी क्या कहलाते थे, तो आपको तुरंत समझ आएगा कि भैया निम्न श्रेणी का कुत्ता होता है, कुत्ते को शेरू बोलते हैं, तो शेरू नंदनम। बस आपको कभी भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद व्यक्तिगत अंगरक्षकों को बड़ेकार कहा जाता था। कैसे याद करेंगे? तो देखिए क्या लिखा है, व्यक्तिगत अंगरक्षक। क्या लिखा है, व्यक्तिगत अंगरक्षक, यानी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की बात हो रही है। और दोस्तों व्यक्तिगत अंगरक्षक कौन रखता है, बड़े कार वाले रखते हैं, है ना। बड़े बड़े जिनके पास कारें होती है, संपत्ति होती है, वही तो रखते हैं। तो व्यक्तिगत अंगरक्षक कौन रखता है, बड़े कार वाले। बड़े कार वाले जैसे सलमान खान हो गया अपना, है ना। पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड कौन रखते हैं भैया, बड़े कार वाले रखते हैं। जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है वही तो रखेंगे। तो व्यक्तिगत अंगरक्षकों को क्या कहा जाता था, बड़े कार। इसके बाद उच्च अधिकारियों को उड़ेन कुट्टम कहा जाता था। ये कैसे याद होगा भैया? देखो क्या लिखा है, उच्च अधिकारी। क्या लिखा है, उच्च अधिकारी। और दोस्तों जो उच्च अधिकारी होते हैं ना, आईएएस आईपीएस, ये अपने आप में बहुत ही घमंड करते हैं और उड़ते हैं, उड़ते हैं, उड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, उड़े, तो उड़ेन कुट्टम, है ना। इतने में ही आपका आंसर निकल आएगा। जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि चोल काल में उच्च अधिकारियों को कहा जाता था, तो तुरंत आपको क्लिक होगा कि उच्च अधिकारी उड़ते हैं, है ना, उड़ते हैं भैया। तो ये उड़े लिखा है, तो उड़ेन कुट्टम। इतने में आप आंसर निकाल जाओगे, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, कभी भूलोगे भी नहीं भैया। बस वीडियो को ध्यान से देख लेना, पीडीएफ की जानकारी भी मिल जाएगी, पीडीएफ दे दूंगा, रिवीजन हो जाएगा और कभी समस्या नहीं आएगी। न्यायाधीशों को धर्म भट्ट कहा जाता था। ये कैसे याद होगा भैया? पूछा जाएगा कि धर्म भट्ट कौन कहलाता था, राजा, ब्राह्मण, न्यायाधीश, तो काफी कंफ्यूजन होता है। तो देखो भाई, न्यायाधीशों को धर्म भट्ट कहा जाता था। कैसे याद होगा? तो दोस्तों जो न्यायाधीश होते हैं ना, वो धर्म का काम करते हैं, न्याय दिलाते हैं, है ना, दोषी को सजा देते हैं। तो न्यायाधीश धर्म का काम करते हैं, तो धर्म से क्या हो गया, धर्म भट्ट। ठीक है, न्यायाधीश धर्म का काम करते हैं भैया, तो धर्म भट्ट। इतने में आप आंसर निकाल जाओगे, है ना। परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि धर्म भट्ट किसको कहा जाता था, तो क्लिक होगा कि धर्म लिखा है भैया और धर्म का काम कौन करते हैं, न्यायाधीश, तो न्यायाधीशों को कहा जाता था।
नौकर को पड़ीमक्कल कहते थे। कैसे याद होगा? तो देखो भैया क्या लिखा है, नौकर, और यहाँ क्या लिखा है, पानी। तो नौकर से क्या मंगाते हैं, पानी मंगाते हैं, तो पानी से क्या हो गया, पड़ीमक्कल। ठीक है, नौकर से क्या मंगाते हैं, पानी मंगाते हैं, तो पड़ीमक्कल। चलो भैया, इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अगर याद हो रहा हो ना दोस्तों तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। पूरे यूट्यूब पर आप देख लो, आपको कहीं भी चोल काल का प्रशासन नहीं पढ़ाया गया होगा। इस वीडियो के बाद बहुत चोरी होने वाली है, लेकिन मैं उन लोगों से कह देता हूँ कि भैया मैंने खुद ने बहुत मेहनत की है, 2-3 रात में जागा हूँ, तब जाकर ये कंटेंट बनाया हूँ। मैं कॉपीराइट स्ट्राइक दे दूंगा, भले ही आप लोगों को बुरा लगे, इसलिए पहले ही बोल रहा हूं कि ऐसी चोरी चपाटी मत किया करो भाई। प्रशासनिक विभाजन की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, चोल साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, है ना, और प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। प्रांतों को मंडलम कहा जाता था। कैसे याद करेंगे? तो प्रांतों का आप पी पकड़ लो और मंडलम का एम पकड़ लो, दोनों को साथ में बोलो, पीएम, प्रधानमंत्री हो गया अपना, है ना, पीएम, पी से प्रांत और एम से मंडलम, पीएम दोनों साथ ही बोलते हैं ना हम लोग, पीएम साहब आ रहे हैं, तो पी से प्रांत और एम से मंडलम। इसके बाद जिला को नाडु कहा जाता था। कैसे याद करेंगे? तो देखो भाई क्या लिखा है, जिला, जिला का जा निकाल लो स्टार्टिंग का, और नाडु का ना निकाल लो, तो दोनों एक साथ जुड़ गए तो क्या बन गया, जान। क्या बन गया, जान। और आजकल गर्लफ्रेंड से बोला जाता है जान, इस तरह से, है ना, तो ये साथ में आ गया। परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाई चोल काल में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो तुरंत क्लिक होगा कि जिले की बात हो रही है, तो जान हमने पढ़ा था, है ना, तो नाडु कहा जाता था भैया जिले को। आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों, और ये हमेशा के लिए आपको याद भी रहेगा। नोट्स मिल जाएंगे, चिंता मत करना। प्रशासनिक इकाइयों की बात करें, अवरोही क्रम में मैंने इनको जमाया है। सबसे ऊपर भैया अपना राज्य होता था, फिर मंडलम होता था, कोट्टम होता था, इसके बाद में जिसको बलनाडु कहते थे, फिर नाडु और कुर्रम। तो इस तरह से ऊपर से नीचे मैंने इसको जमा दिया है। ऊपर से नीचे का क्रम भी कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि भाई इन सभी को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में जमाओ, तो अवरोही क्रम की ट्रिक बता देता हूँ, आरोही आप निकाल लोगे। ट्रिक क्या है, राम की नाक, बहुत ही आसान से ट्रिक है दोस्तों, राम की नाक। एक एक अक्षर को पकड़ना है, रा से हो गया राज्य, माँ से हो गया मंडलम, की से हो गया दोस्तों अपना कोट्टम, ध्यान रखिएगा इसी को बलनाडु कहते थे। ठीक है, नाक के ना से हो गया नाडु, और का से हो गया कुर्रम। तो इस तरह से प्रशासनिक इकाइयों को मैंने अवरोही क्रम से जमा दिया। राम की नाक, ध्यान रखिएगा दोस्तों, राम की नाक। तो आशा करता हूं भैया ये क्लियर हो गया होगा। व्यापारिक संघ की सभा को नगरम कहते थे। कैसे याद होगा? परीक्षा में पूछेंगे कि चोल काल में व्यापारिक संघ की सभा को कहा जाता था, क्या कहा जाता था? नगरम। याद कैसे करेंगे? मेन मुद्दा तो यही है। तो देखिए दोस्तों, जो व्यापारी होते हैं वो कहाँ पर रहते हैं? नगरों में रहते हैं। गाँव में तो व्यापारी कोई रहता नहीं है। व्यापारी जो होते हैं दोस्तों, व्यापारी का जो ग्रुप होता है, जो संघ होता है, वो कहाँ रहता है? नगरों में, यानी व्यापारिक संघ को नगरम कहा जाता था। आसानी से आप निकाल लोगे और याद भी हो गया होगा। अगर याद हो रहा हो तो भैया कमेंट कर देना, बहुत मेहनत लगती है दोस्तों। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि भाई केवल अपने स्वार्थ की ही पूर्ति मत किया करो, कुछ ना कुछ बोल भी दिया करो। सम्राट का न्यायालय धर्मासन कहलाता था। कैसे याद करेंगे? तो देखिए दोस्तों, जो सम्राट होता है, जो किंग होता है, जो राजा होता है, वो धर्म के आसन पर ही बैठता है। तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आपने अगर सीरियल देखे होंगे, रामायण महाभारत कोई भी देखा होगा, तो सीधा उसमें हमें महसूस भी होता है कि सम्राट जो है वो धर्म के आसन पर बैठता है। तो सम्राट का न्यायालय क्या कहलाएगा? धर्मासन। बड़े गाँव को तनियर कहा जाता था। कैसे याद करेंगे भैया? परीक्षा में पूछा जाएगा कि चोल काल में बड़े गांव का समूह क्या कहलाता था? तनियर। कैसे याद होगा? देखिए क्या लिखा है, बड़े गांव। और बड़े गांव के जो लोग हैं ना दोस्तों, बहुत ही तनकर खड़े रहते हैं। तन से क्या हो गया? तनियर। तन से क्या हो गया? तनियर। तने रहते हैं भैया बड़े गाँव के लोग, तने रहते हैं बड़े गाँव के लोग। तन, तन से क्या हो गया? तनियर। और तने कौन रहते हैं? बड़े गाँव के। ठीक है, तो बड़े गांव को तनियर कहा जाता था। ये याद हो गया ना भैया। राजा के स्वामित्व की भूमि को प्रभु मान्यम तथा मठों को प्रदत्त भूमि को मठम पुरम कहा जाता था।
अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको याद करवा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों क्या लिखा है, राजा के स्वामित्व की भूमि यानी राजा की खुद की भूमि है ना, तो वो प्रभु के बराबर होती है, प्रभु की मान्यता के बराबर होती है भैया। तो प्रभु मान्यम, राजा की जो भूमि होती है जिस पर राजा का अधिकार होता है, जिसका वो स्वामी होता है, वो प्रभु के बराबर होती है, प्रभु की मान्यता उसको प्राप्त होती है, तो प्रभु मान्यम। मठों को जो भूमि दी गई होती है उसको मठपुरम कहा जाता था। तो ये तो आप आसानी से कर लोगे, मठ, और यहाँ पर भी मठ लिखा है, मठों को जो भूमि देंगे वो क्या कहलाएगी, मठपुरम, है ना, मठों की भूमि। तो मठ, मठ, आसानी से आप इसका आंसर निकाल जाओगे। इसके बाद शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि शाला भोग कहलाती थी। कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा है, शैक्षणिक प्रयोजन यानी शिक्षा के लिए जो भूमि दी जाती है ना, और शिक्षा के लिए जो भूमि दी जाएगी वो शाला के लिए ही यूज होगी ना भैया, है ना। विद्यालय को क्या कहा जाता था, शाला बोला जाता था, है ना। तो शैक्षणिक प्रयोजन और शाला आप आसानी से इसको निकाल लोगे, इसको रटने की जरूरत नहीं है भैया। ब्राह्मणों को जो सामूहिक भूमि होती थी ब्राह्मणों की, उसको अग्रहार या गणयोग्य कहते थे। कैसे याद करें, तो देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, ब्राह्मण, और ब्राह्मण जो होते हैं दोस्तों उनका एक गण होता है, उनका एक ग्रुप होता है कि कोई भी हो, दलित हो, हम तो चढ़ बैठेंगे भाई, है ना। तो जो ब्राह्मण होते हैं उनका एक गण होता है, तो गण से क्या हो गया, गण योग्य, एक तो ये हो गया। और दूसरा जो ब्राह्मण है ना दोस्तों, वो हमेशा आगे ही रहते हैं, आगे ही रहते हैं, वो ये नहीं सोचते कि हम क्षत्रियों से थोड़ा पीछे हो जाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं भाई, जो ब्राह्मण है ना वो आगे ही रहते हैं। तो अग्रहार, इस तरह से थोड़ा सा क्लिक करिए, ये बहुत अच्छा तो नहीं बना पाया हूँ। भूमि कर को पूर्व वीर तथा लगान को बारीप पोत्रगम कहा जाता था। कैसे याद करेंगे, देखो दोस्तों क्या लिखा है, भूमि कर यानी लैंड पर जो टैक्स लिया जाता है ना, और इसको क्या कहते थे, पूर्व वीर। तो आप ऐसा समझिए कि जो भूमि का कर होता था ना भैया, वो पूरा लिया जाता था, पूरा, और वीर लोग लेते थे। ऐसा नहीं है कि जिसमें एक ही अड्डी है, पतला दुबला सा, वो लेने चला गया लैंड टैक्स, उसकी तो पिटाई कर देंगे। तो पूरा लिया जाता था और वीर लोग लेते थे, तो पूर्व वीर, है ना, पूरा लिया जाता था और वीर लोग लेते थे, तो पूर्व वीर, और पूरा लिया जाता था और वीर लोग लेते थे, क्या लेते थे, भूमि कर। क्वेश्चन आएगा, चोल काल में भूमि कर को कहा जाता था, तो आप आंसर निकाल दोगे कि भूमि कर जो है पूरा का पूरा ही लिया जाता था और वीर लोग लेते थे, यानी पूर्व वीर। लगान को बारीपो पोत्रगम कहा जाता था। कैसे याद होगा ये, तो देखो भाई क्या लिखा है, लगान, और लगान जो है दोस्तों वो बारी बारी से लिया जाता है कि भाई आज व्यापारी लोग लगान दे दो, कल किसान लोग दे दो, इस तरह से। तो बारी से क्या हो गया, बारीप पोत्रगम, बारी से क्या हो गया, बारीप पोत्रगम, और बारी बारी लिया जाता था क्या, लगान। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल आएगा एग्जाम में। इसके बाद एक छोटी सी ट्रिक है, चोल अभिलेखों में करों के लिए कौन कौन से शब्द प्रयोग हुए हैं उनकी। तो देखिए दोस्तों, चोल अभिलेखों में करों के लिए जिन शब्दों का यूज हुआ है वो है इरे, बरी, बेट्टी, दंडम, मन्नारू पाडू और कनिका दान। और इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, एक बादाम, आपको अच्छे से याद रखना है, ट्रिक क्या है, एक बादाम, है ना। तो एक के ए से हो गया दोस्तों इरे, का से हो गया कनिका दान, बादाम के बा से हो गया बेट्टी और बरी, दो एक साथ करवा रहा हूं भैया, बेट्टी और बरी, दा से हो गया दंडम और माँ से हो गया दोस्तों मनरू पाडू। चोल अभिलेखों में करों के लिए जिन शब्दों का यूज हुआ है उनके लिए कौन सी ट्रिक है, एक बादाम, एक के ए से हो गया इरे, का से हो गया कनिका दान, बादाम के बा से हो गया बेट्टी और बरी, ये दो अलग अलग हैं, दा से हो गया दंडम और माँ से हो गया मनरू पाडू। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अब अच्छे से याद हो गए होंगे। यहाँ पर मैं आपको कर याद नहीं करवा रहा हूँ दोस्तों, कर तो 15-16 प्रकार के हैं, जैसे गृह कर, चारागाह कर, तो 15-16 प्रकार के जो कर है ना उनके लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा, उसमें हम टैक्स सिस्टम को पूरा पढ़ेंगे कि भैया राजस्व वसूलने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे, कितने कितने प्रकार का राजस्व हुआ करता था, है ना, और कितने प्रकार के कर थे। तो वो एक लॉन्ग वीडियो बन जाएगी, इस वजह से मैंने उसको शामिल नहीं किया है, नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता। तो भाई चैनल को फॉलो कर लेना अगर वो वीडियो देखना हो तो। ब्राह्मणों को जो भूमि दी गई थी उसको ब्रह्मदेव कहते थे, और मंदिरों को दी गई भूमि देवदान, देवा प्रहार
और देवभोग कहलाती थी। देखो भाई, इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। मंदिरों में कौन होते हैं? देव होते हैं। तो देव से क्या हो गया? देवदान, देवा प्रहार, देवभोग। देवदान, देवा प्रहार, देवभोग। तो भैया मंदिरों में देव होते हैं, तो इतने में आपका आंसर निकल आएगा देवदान, देवा प्रहार और देवभोग। समझ गए ना? अब देखो भाई, ब्राह्मणों को दी गई भूमि ब्रह्मदेव कहलाती थी। ये वाली अलग है, सामूहिक भूमि है यहाँ पर, ठीक है। ये नॉर्मल भूमि है, व्यक्तिगत भूमि है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इसकी ट्रिक नहीं बना रहा हूँ क्योंकि कंफ्यूज आप हो सकते हो। ये व्यक्तिगत वाली है, ये सामूहिक वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारी समितियां थी चोल काल में, तो उनको याद कर लेते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन कौन सी है जो कि हम एग्जाम के लिए पढ़ते हैं। उसमें पहली है तोट्टावारियम, ये उद्यान समिति थी। कैसे याद करेंगे? परीक्षा में पूछा जाएगा कि चोल काल में उद्यान समिति क्या कहलाती थी, या आपसे ये पूछा जाएगा कि चोल कालीन समितियों में पोनावारियम समिति कौन सी समिति थी। तो काफी कंफ्यूजन होता है। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार हम तो निकाल लेंगे, दे देंगे, पर फिर भूल जाते हैं। तो देखो भाई, ये सब याद करवा दूंगा। तोट्टावारियम ये उद्यान समिति थी। कैसे याद होगा ये? तो देखो क्या लिखा है, तोता। तोता की बात हो रही है भैया। तोता जो पैरट होता है, हमारा मिट्टू होता है, तोता की बात हो रही है। और तोता कहाँ रहता है भैया? उद्यानों में रहता है ना। तो तोता यानी तोट्टावारियम। और तोता कहाँ रहता है भैया? तोता कहाँ रहता है? उद्यानों में, यानी उद्यान समिति। अब अगर आपसे कोई भी एग्जाम में पूछ लेना तो जिंदगी में नहीं भूलोगे आप और गलत करके नहीं आओगे। पूछा जाएगा कि चोल काल में उद्यान समिति कौन सी थी, अलग अलग ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो आपको तुरंत क्लिक होगा कि उद्यान में तो तोता रहता है भैया, तोता रहता है, तो तोट्टावारियम। इसके बाद है पोनवारियम, ये है दोस्तों स्वर्ण समिति। कैसे याद करेंगे इसको? तो इसको याद करना बहुत ही आसान है। क्या लिखा है? पोन। फोन से आप समझ सकते हैं जो हम मोबाइल यूज करते हैं, फोन यूज करते हैं। फोन से क्या हो गया? फोन वारियम। फोन से क्या हो गया? फोन वारियम। और आज के टाइम में फोन दोस्तों लोगों को स्वर्ण के समान लगता है। अगर मोबाइल नहीं मिला ना तो फिर ऐसा लगता है कि अब तो कुछ नहीं है लाइफ में। तो फोन से क्या हो गया? फोन वारियम। और फोन आज के टाइम में लोगों को कैसा लगता है? स्वर्ण जैसा। तो फोन वारियम कौन सी समिति थी? स्वर्ण समिति, है ना। आज के टाइम में जो मोबाइल होता है उसके इतना एडिक्शन हो गया है लोगों को कि ऐसा लगता है कि भैया ये तो सोने के बराबर है ना, गोल्ड के बराबर है। तो फोन से क्या हो गया? फोन वारियम। और फोन जो है कैसा लगता है? स्वर्ण के समान, यानी स्वर्ण समिति। अगला है येरीवारियम, ये तालाब समिति थी भैया। कैसे याद करेंगे? लेकिन उससे पहले आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ, बस आपका 2 मिनट लूंगा। देखो भैया, पहले मैं फ्री में पीडीएफ दिया करता था, पर अब नहीं दे रहा हूँ क्योंकि एआई वाले तुरंत कॉपी पेस्ट करते हैं, उससे थोड़ा माइंड डिस्टर्ब होता है मेरा भी, कि मेहनत आप लोगों के लिए की जाए और दूसरे चुरा लें। तो उसके लिए मैंने एक वीआईपी ग्रुप बनाया है दोस्तों। वीआईपी ग्रुप में मैंने 4 प्लान रखे हैं। एक रखा है 49 रुपीज़ का। 49 रुपीज़ में आपको उस ग्रुप का 1 महीने का एक्सेस मिलेगा, यानी 1 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस मैं करवाऊंगा ना, उन सभी की पीडीएफ आपको इसमें मिल जाएगी। और पुरानी जितनी भी पीडीएफ है ना, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, जो कि मैंने पहले क्लास ली होगी, ठीक है। इसके अलावा 99 रुपीज़ का है। 99 रुपीज़ की वैलिडिटी है 3 महीने की, यानी 3 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस करवाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको इस 99 में मिल जाएगी। फिर है दोस्तों 199 का और 399 का। तो 199 में एक्सेस है 6 महीने का और 399 में एक्सेस है 12 महीने का उस ग्रुप का, यानी 12 महीने के अंदर अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी ना, वो सभी पीडीएफ आपको यहाँ पर 399 में अवेलेबल हो जाएगी और पुरानी भी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो इस तरह से टोटल 4 प्लान हैं दोस्तों वीआईपी ग्रुप में ऐड होने के लिए। आप कोई सा भी प्लान ले सकते हैं। और वीआईपी ग्रुप में ऐड होने के लिए आप टेलीग्राम पर सर्च करिए @UPSC.4PDF, ये सर्च करिए और जो भी कांटेक्ट आए उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा, तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा आपका समय मैंने लिया है। अब हम याद कर लेते हैं। येरीवारियम ये तालाब समिति थी। कैसे याद करेंगे? तो देखो क्या लिखा है, येरी। येरी से आप समझ सकते हैं यार। यार तालाब में चल भैया, नहा के आएंगे, मजे करके आएंगे। यार तालाब में चल, यार यानी येरी। यार तालाब में चल, नहा के आएंगे भैया, मछलियां पकड़ेंगे, कुछ भी आप समझ सकते हैं। यार तालाब में चल भाई, यार तालाब में चल। दोस्तों के साथ ही हम लोग घूमने जाते हैं ना भैया तालाबों पर, तो यार यानी येरीवारियम। यार तालाब में चलते हैं यानी तालाब समिति। हो सकता है आपको बाहर की आवाज़ आ रही हो, पता नहीं कुछ बज रहा है,
बगल के मकान में, इस वजह से उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा और बचा है हमारा, फिर अगली वीडियो में बाकी की चीज़ों को कवर करेंगे, क्योंकि ये लोग रिकॉर्ड भी नहीं करने दे रहे हैं, मुश्किल से कर पा रहा हूँ भाई। क्या है अपनी अगली समिति? कोयलवा सीएम, ये मंदिर प्रबंधन समिति थी। कैसे याद कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? कोयल, कोयल की बात हो रही है भैया, कोयल की, जो कोयल होती है ना, ये कोयल की बात हो रही है। कोयल से क्या हो गया? कोलवा सीएम। कोयल से क्या हो गया अपना? कोलवा सीएम। क्या लिखा है दोस्तों? कोयल, कोयल वर्ड को पकड़िए, ठीक है, कोयल लिखा है। और कोयल जो है दोस्तों ये मंदिर पर बैठी है। कोयल से क्या हो गया अपना? कोयलवा सीएम। कोयल से क्या हो गया अपना? कोयलवा सीएम। और कोयल कहाँ पर बैठी है? मंदिर पर। तो मंदिर प्रबंध की ये समिति थी। आपको ये इमेज ध्यान आएगी, जैसे ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चोलकालीन समितियों में मंदिर प्रबंधन की समिति क्या कहलाती थी, तो आपके माइंड में इमेज जाएगी कि भाई मंदिर पर तो कोयल बैठी थी, तो कोयल से क्या हो गया? कोलवा सीएम, ठीक है। इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। याद हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है, और आपके कमेंट के आधार पर ही भैया मैं दूसरी वीडियो लेकर आऊँगा, क्योंकि उसमें भी मुझे बहुत मेहनत करना पड़ेगा, है ना। अगर आपने सर्च किया होगा तो चोल काल का जो प्रशासन है ट्रिक से अभी तक तो किसी ने नहीं पढ़ाया होगा। अगली है दोस्तों संवत्स वारियम, ये वार्षिक समिति थी। कैसे याद करेंगे? तो यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों? संवत के बारे में लिखा है, जैसे कनिष्क संवत था, शक संवत था, विक्रमादित्य का था, है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी लिखा है संवत। और संवत जो है दोस्तों ये वार्षिक होता है, वार्षिक आधार पर गणना करते हैं, सब समझ सकते हैं। क्या लिखा है? संवत। संवत जो होता है दोस्तों ये वार्षिक आधार पर उसकी गणना होती है। ऐसा आप इमेजिन करिए कि संवत से क्या हो गया? संवत्स वारियम। और संवत की गणना कैसे होती है? वार्षिक आधार पर। तो संवत्स वारियम का संबंध किससे था? वार्षिक समिति से, ठीक है। उदासीन वारियम, ये जो है दोस्तों विदेशियों की देखरेख और सन्यासियों से संबंधित समिति थी। तो कैसे याद करेंगे? देखो भाई क्या लिखा है? उदासीन, उदासीन लिखा है भैया, उदासीन से क्या हो गया? उदासीन वारियम। उदासीन लिखा है ना भैया, उदासीन वारियम। और उदासीन कौन होते हैं दोस्तों? सन्यासी होते हैं, है ना। जो सन्यासी होते हैं उनको समाज से कोई मतलब नहीं होता, परिवार से कोई मतलब नहीं होता। तो उदासीन, उदासीन कौन होते हैं? सन्यासी। तो उदासीन वारियम समिति का संबंध किससे था? सन्यासियों से। एक बात तो ये हो गई। इसके बाद जो उदासीन होते हैं दोस्तों ये विदेशी लोग भी होते हैं, भारत के प्रति कितनी नकारात्मकता फैलाते हैं। मोदी जी का सपेरा वाला इमेज बना दिया, है ना, भारत को सपेरों का देश भी बोलते हैं। तो उदासीन, उदासीन यानी उदासीन वारियम, उदासीन यानी उदासीन वारियम। और उदासीन कौन होते हैं? विदेशी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं। समझ गए ना। अब देखो भाई एक और वीडियो में लेकर आने वाला हूं, अगर आप कमेंट करोगे ना तो, जिसमें हम राजस्व प्रशासन पढ़ेंगे, धार्मिक गतिविधियों को पढ़ेंगे भैया, कौन कौन से यज्ञ हुआ करते थे, उपाधियों को हम पढ़ेंगे, और सामाजिक गतिविधियों को भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरह से वहाँ के समाज में कौन कौन सी चीज़ें थी वो मैं आपको याद करवा दूंगा, लेकिन आप कमेंट कर देना भाई। इसके अलावा मेरा एक और चैनल है टेलीग्राम पर यूपीएससी पॉइंट ऑफिशियल नाम से, वो आप ज्वाइन कर लेना। बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री में अवेलेबल करवाता हूँ, तो वहाँ पर आपको वो मिल जाएगी। इसी के साथ साथ दोस्तों मैं ये सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, ट्रिक सीरीज। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैं ट्रिक से पहले याद करवा चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। पहले मैंने पीडीएफ नहीं दिया था, तो मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसे आप फॉलो करते रहिएगा। और पीडीएफ के लिए आप वीआईपी ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।